तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 11.1 के कुल 4 सवालों को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने इन 4 वीडियो का नहीं देखा है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेंगे। और जो भी लोग नया इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल के जितने भी क्लासेस हैं क्लास 5 टू क्लास 10 उन सभी के जो सोल्यूशन है मैथ का हिंदी में वो हम लोग अपने चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को दे सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से वीडियो को देख सकेंगे। यह हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो मैंने पार्ट 1 बनाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग वो जाकर देख लीजिएगा। इसके लिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, प्लेलिस्ट में भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हर सुविधा से हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से अंक प्राप्त कर सकें और मैथ को बड़े ही अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है, तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं क्या है सवाल में। सवाल में बोला गया है कि मरिया जो है एक अस्पताल के 300 रोगियों की उम्र नीचे तालिका में लिखा है। ठीक है ना, तो ये मरिया नाम की औरत है, इसने जो 300 रोगी हैं, पेशेंट्स हैं, उनके उम्र का जो तालिका है वो यहाँ पर लिख दिया। जैसे कि 10 से लेकर 20 बरस का जो रोगी है, उम्र के बीच का जो रोगी है वो 80 ठो है। 20 से लेकर 30 बरस का जो रोगी है उसके 40 ठो है। 30 से 50 तक के रोगी 50 है। 40 से 50 है। 40 से 50 तक का 70 है। 50 से 60 तक का 40 है और 60 से 70 तक का 20 ठो पेशेंट है। इस प्रकार जो है पेशेंट और उम्र के साथ उसको तालिका बना दिया गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इस तालिका की सहायता से उच्चतम, ठीक है, यहाँ देखिए अगले पिछले साल में निम्नतम सूचक सीखे थे, इसमें हम लोग उच्चतम सूचक क्रम योग ये बनाएंगे। ठीक है, आवृत्ति वजन तालिका बनाएंगे। ठीक है, तो आवृत्ति वजन तालिका तो बनाएंगे ही, उसके साथ साथ उच्चतम सूचक क्रम योग किस प्रकार करते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। तो सवाल को बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं क्या कि हमको बनाना क्या है। तो हम लोग बनाएंगे उच्चतम सूचक क्रम योग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उच्चतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका। ठीक है, किसको हम लोग को बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखेंगे ये हम आपको बता दें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 5 नंबर सवाल में क्या दिया था, उम्र दिया था, है ना। तो हम लोग यहाँ पर उम्र या वर्ष श्रेणी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं उम्र। उम्र श्रेणी, जो उम्र की श्रेणी दी गई है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग रोगियों की संख्या यहाँ लिख देंगे। संख्या क्या है, आवृत्ति। ठीक है, इसके बाद क्या है, उच्चतम सूचक क्रम योग आवृत्ति जो है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे। ये हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, हम लोग को 3 कॉलम बनाने हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है लाइन खींच लेंगे। ज़्यादा लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा खींचिए। ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पर इसको भी रेखा खींच लेते हैं यहाँ पर, ताकि स्पष्ट रहे।
खींच लिए। अब देखिए यहाँ पर बोला है 10 से 20, तो हम लोगों को उच्च श्रेणी में क्या लिखना है 10 से 20, यहाँ से 10 से 20 लिख देंगे। फिर कितना है 20 से 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 से 30, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है 20 से 30 के बाद 30 से 40, 30 से 40 लिख देंगे। फिर 40 से 50, 50, 50 से 60, फिर 60 से 70, ठीक है। यहाँ तक हल्का बढ़ा को बढ़ा देंगे। इसके बाद क्या है हम लोगों का, इसके बाद दिया गया है रोगियों की संख्या, ठीक है ना। तो रोगियों की संख्या जैसे जिस में दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। इसके पहले हम लोग जो है इसको लाइन खींच लेते हैं ताकि अलग अलग ना हो जाए, ठीक है। ध्यान से आराम से खींच लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने टोटल जो है लाइन खींच ली। अब रोगियों की संख्या जो है वो हम लोग आवृत्ति में लिख लेते हैं कि इतने पेशेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 से 20 तक का जो पेशेंट है वो कितना है 80, ठीक है। 20 से 30 तक का जो पेशेंट है कितना है 40, 30 से 40 का 50, ठीक है। 40 से 50 का आपका 70, इसका होगा 40, इधर होगा 20। ये हम लोगों ने लिख लिया संख्या। अब इसके बाद जो है हम लोगों को क्या बनाना है उच्चतम सूचक क्रमयोग आवृत्ति। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि 10 से 20, 10 के 20 तक कितना है बाबू 80 को, है ना। इस 80 को छोड़ देंगे और बाकी जितनी संख्याएं बची यानी 40, 50, 70, 40, 20 इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम लोग 80 से जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन सब को जोड़ने पर जो है हम लोगों को आएगा 220, ठीक है। और इसमें हम जोड़ देंगे 80 को, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा आपका 300, ठीक है, क्योंकि 300 पेशेंट है तो 300 सबसे ऊपर 300। अब इसके बाद हम लोग को दूसरा क्या है ये 20 से 30 तक का बीच में कितने हैं 40। तो अब 40 को पकड़ेंगे और उसके बाद वाला संख्या ये 50, 70, 40 और 20 को जोड़ देंगे, ठीक है। इसको छोड़कर 50, 70, 40 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 180, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 प्लस यहाँ पर लिख देंगे 40, तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 220, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको छोड़ के 50 को छोड़ के बाकी 3 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 130, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो होगा 130 और इस 50 को यहाँ पर लिख देंगे, टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180, ठीक है। उसी तरह इस 70 को छोड़ दो, 70 को छोड़कर 40 को छोड़ेंगे तो कितना होगा 60, यहाँ लिखेंगे 60 प्लस ये हो जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा 130, ठीक है। अब यहाँ पर इस 40 को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे कितना बचेगा 20 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20 प्लस 40 इक्वल टू 60 और यहाँ पर क्या बचता है सिर्फ 20, तो यहाँ पर हम लोग 20 लिख देंगे, ठीक है। बस यही करना। उच्चतम सूचक का मतलब क्या हुआ बड़े से छोटे के तरफ, ठीक है। और निम्नतम सूचक में क्या होता था कि छोटे से बड़े की तरफ हम लोग जाते थे, ठीक है। तो ये जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। मुझे आशा है कि ये सवाल आप लोगों को सीखने में ज़्यादा देर नहीं लगी होगी। बस उतार देना है, उतार कर इसको प्लस कर देना है और इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, ठीक है। मुझे आशा है कि ये सवाल आप लोग सीख गए होंगे। चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल हमारा 6 नंबर सवाल, बहुत ही आसान और सिंपल एकदम, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, नीचे के क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका देखे, ये तालिका को देखो और एक आवृत्ति विभाजक तालिका बनाओ। मैंने खुद से क्या बनाना है, एक आवृत्ति विभाजक तालिका हम लोगों को बनाना है। बस ये छोटा सा काम करना है हम लोगों को, इसमें ज़्यादा ना ताम झाम कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम आपको सिखाते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी रहिए और सीखिए। तो क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग 6 नंबर सवाल।
ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों को एक आवृत्ति विभाजक तालिका बनाना है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग दे देंगे आवृत्ति विभाजक तालिका। ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया। आप नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे समझिए। तो सबसे पहले श्रेणी दिया है तो हम लोग यहाँ पर श्रेणी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है हम लोगों को, छात्रों की संख्या। ठीक है ना, तो हम लोग जो है छात्रों की संख्या लिख देंगे या फिर आवृत्ति लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे छात्रों की संख्या। और यहाँ पर लिख देंगे आवृत्ति। ठीक है, और उसके बाद जो है क्रम योग आवृत्ति, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्रम योग आवृत्ति। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लाइन खींच लेंगे ताकि अलग अलग हो जाए सब। ठीक, और इसको अलग कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है लिखेंगे, तो श्रेणी में देखिए सबसे पहले 10 से कम लिखा है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10 से कम। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर दूसरा बोला है कि 20 से कम। ठीक है, तो 20 से कम बोला है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 20 से कम का मतलब क्या कि 10 से 20 के बीच में। ठीक है, 10 से 20 के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे 10-20 लिख देंगे। ठीक है, फिर बोला है आपका 30 से कम। ठीक है, तो 30 से कम में क्या कर देंगे हम लोग, 20 से 30 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह अगला में 30 से 40 कर देंगे, फिर 40 से 50 कर देंगे, फिर 50 से 60 कर देंगे। ठीक है, ताकि पूरा कंप्लीट हो। देखो 60 से कम है ना, 60 से कम क्या होता है, 60 से कम 59। देखिए 60 से कम 59 हो जाएगा कहीं नहीं। 50 से लेकर 60 तक के बीच की संख्या को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर दिए। ठीक है, अब छात्रों की संख्या आवृत्ति कैसे होगा देखिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से कम, यहाँ पर 10 से कम कितना है, 17 है, तो हम लोग 17 लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग इस सबको घर बना देते हैं। ठीक है, तो छात्रों की संख्या यहाँ पर मैंने 17 लिख दिया। इसके बाद क्या है, 10 से कम, 10 से 20 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 20 वाले में क्या लिखा है, 22 है ना, तो 22 में से जो 17 का करेंगे घटा देंगे। इस 22 लिखेंगे यहाँ पर, जो 17 ऊपर लिखे इसको कर देंगे घटा देंगे। तो 22 में से 17 कितना है, घटा देंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, उसी तरह पे अब अगला 20 से 20 मैंने 30 से कम, 30 से कम कहाँ, यहाँ है, तो देखिए इसमें कितना है, 29। तो 29 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 29। 29 में से 22 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, उसी तरह 30 से माने 40 जो है, 40 से कम में कितना है, 37, तो यहाँ 37 लिख देंगे। ठीक है, और 37 में से किसको घटा देंगे, 29 को घटा देंगे। 29 को घटा दिए तो आएगा हमारा 8। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है, देखिए 50 से कम, 50 से कम कितना है, 50 है, तो हम लोग यहाँ पर 50 लिख देंगे और घटा देंगे ऊपर वाला को इससे 37। तो 50 में से 37 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर 60 से कम, तो 60 से कम कितना संख्या है, 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 60 लिखेंगे और 60 में से किसको घटा देंगे, 50 को घटा देंगे, तो आएगा कितना, 10। ठीक है, ये है छात्रों की संख्या आवृत्ति
यानी जो आप लोगों को घटाना है, ठीक है। कैसे कैसे घटाना है आपको समझा दिए। श्रेणी 10 से कम लिखना है, ठीक है। पहला 10 से कम, फिर यहाँ पर 20 से कम। 20 से कम का मतलब कितना, ये 10 से लेकर 20 तक 19 तक का अंडर में आना चाहिए, ठीक है। वो सब हम लोग कर लेंगे। 60 तक चाहिए, 60 तक कर लिए। इसके बाद जो छात्रों की संख्या की आवृत्ति निकालना है, यानी कितने संख्या है छात्रों का, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो 17 दिया है 17 लिख देंगे। दूसरा जो है 22 लिखेंगे यहाँ पर, और 17 उसमें से घटा देंगे। फिर तीसरा है 29 लिखेंगे, और ये 22 उससे घटा देंगे, ठीक है। फिर चौथी अगला है 37 लिखेंगे, और 29 उससे घटा देंगे। इस तरह घटाते हुए हम लोगों को क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्रम योग आवृत्ति में हम लोगों को जैसे है वैसे उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है आपको 17, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 22, इस पर यहाँ पर 29, उसके बाद यहाँ पर 37, उसके बाद यहाँ पर 50, उसके बाद यहाँ पर 60, ठीक है। और इस तरह आप लोगों को क्या करना है, तालिका बना देना है। मुझे आशा है कि ये भी सवाल आप लोगों अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, किस तरह से ये सवाल बनाया जाएगा। कुछ इसी तरह से बनाया जाएगा ये सवाल। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप लोग इसे सीख पा रहे हैं, जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कि ताकि वह लोग भी 11.1 सवाल को अच्छे तरीके से बना पाएँ और सीख सकें किस तरह से आवृत्ति तालिका विभाजन बनाया जाता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे सवाल है उसको आपको वैसे वैसे पढ़ना है, और पढ़कर जिस तरह से संख्याएं दी गई हैं उसको प्लस माइनस करके जोड़ के लिख देना है, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल जो हमारा है क्या बोल रहा है। 7 नंबर सवाल, निम्न क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका देखें और आवृत्ति विभाजन तालिका बनाएं। ये भी जो है वो निम्न क्रम योग आवृत्ति है, ठीक है। इससे पहले जो सवाल था उसमें क्या था, देखिए यहाँ पर क्रम योग आवृत्ति विभाजन हम लोग को दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को ये जो सवाल हम लोग को दिया गया है, इसमें जो है वो निम्न योग आवृत्ति विभाजन तालिका दिया गया है, और इसको देखकर हम लोगों को आवृत्ति विभाजन तालिका तैयार करना है, ठीक है। तो आइए इस सवाल को कैसे बनाते हैं हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा सवाल को। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग अपना ड्राफ्ट खींच लेते हैं। 7 नंबर सवाल हमारा, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम लोग को क्या क्या लिखना है, तो सवाल में देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, ठीक है। ये 2 चीज़ें दी गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्राप्तांक, यानी जो अंक उन्हें प्राप्त हुए हैं, प्राप्तांक, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोगों को एक न्यू चीज़ ऐड करनी है, वो है श्रेणी। हम लोग लिखेंगे श्रेणी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर छात्रों की संख्या, ठीक है। और एक लास्ट में लिखेंगे आवृत्ति, क्योंकि हम लोग को आवृत्ति बोला गया है बनाने के लिए। हम लोग इन चारों चीज़ों को लिखने के बाद जो है हम लोग अपना लाइन खींच लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार इतना हम लोग कर लेने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो अंक प्राप्तांक है उसमें क्या दिया गया है, 60 से अधिक। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 60 से अधिक। साठ से अधिक लिख दिए, ठीक है। अब श्रेणी में भी हम लोग जो है वो लिख देंगे 60 से अधिक। ठीक है, इसमें 60 से अधिक लिख दिए। अब यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी है, तो 0 है, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, तो आवृत्ति में भी क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, 50 से अधिक, 40 से अधिक, 30 से अधिक, 20 से अधिक, 10 से अधिक, 0। तो इसको हम लोग पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे। तो 60 के बाद क्या है, 50, 50 से अधिक, ठीक है, फिर 40 से अधिक, फिर 30 से अधिक, फिर
20 से अधिक, फिर 10 से अधिक और फिर 0 से अधिक। ये हम लोगों को ड्राफ्ट खींच लिया, ठीक है। अब इसको आधारित करके हम लोग क्या है, रेखा खींच लेंगे यहाँ पर। ये हम लोग कुछ इस तरह से जो है वो लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद देखिए 50 से अधिक, 50 से अधिक का मतलब क्या, श्रेणी में क्या होगा, श्रेणी में लिखेंगे इस 50 को लिखेंगे यहाँ पर 50 से 60 के बीच में होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 40 से अधिक, 40 से अधिक क्या होगा, 40 से 50 के बीच में होगा, ठीक है। 30 से अधिक, 30 से अधिक क्या होगा, 30 से 40 के बीच में होगा, ठीक है। 20 से अधिक, 20 से अधिक क्या होगा, 20 से 30 के बीच में होगा। और 10 से अधिक, 10 से क्या होगा, 10 से 20 के बीच में होगा। और लास्ट में 0 से अधिक, 0 से अधिक में क्या होगा यहाँ पर हमारे पास 0 से 10 के बीच में होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने श्रेणी भी विभक्त कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है छात्रों की संख्या जो दी गई है, हम छात्रों की संख्या इसमें ढुका देंगे। तो 0 है, फिर 16 है, फिर 40 है, फिर 75 है, फिर आपका 87 है, फिर 92 है, फिर 100 है। ये कुल छात्रों की संख्या है। अब यहाँ पर हम लोग को आवृत्ति बनाना है, ठीक है। तो आवृत्ति कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। ये 0 दिया गया है, ये 16 है, 16 लिखना है, -0। तो अगर हम 16 में -0 करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 40 है, 40 लिखेंगे, -16 तो कितना आएगा, अगर 40 में से 16 घटा देंगे तो कितना होगा, 24 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या है, 75 लिखेंगे, 75 में से ऊपर वाले को क्या करेंगे, 40 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 75 में से 40 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 35, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 87 लिखेंगे, माइनस कर देंगे कितना, 75। तो 87 में से 75 को माइनस कर देंगे तो आएगा 12, ठीक है। फिर यहाँ पर 92 लिख देंगे, 92 में से 87 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 87 को माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 92 में से 87 माइनस करेंगे तो आएगा 5, ठीक है। और फिर यहाँ पर 100 है, 100 लिख देंगे, माइनस कर देंगे 92 को तो कितना आएगा 8, ठीक है। और ये हमारा आवृत्ति बनकर तैयार हो गया, ठीक है। आप टेली मार्क भी दे सकते हैं, टेली मार्क देकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, पर इतना ही बनाया जाता है इस सवाल में, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोगों ने 7 नंबर सवाल को भी सॉल्व कर लिया। किस प्रकार कैसे किया आप लोगों को मैंने दिखला दिया, ठीक है। आप लोग भी अपनी कॉपी में इसे उतार लीजिएगा और कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जिसके कारण आप लोगों का ये सवाल है आसानी से आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और MCQ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 नंबर जो MCQ सवाल है, MCQ सवाल हम लोग करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन तथ्यों का चित्र के रूप में प्रदर्शन है, ठीक है। चित्रों में रूप प्रदर्शन है, एक है दंड लेख चित्र, कच्चे तथ्य, क्रमयोग आवृत्ति या फिर आवृत्ति विभाजन। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा दंड लेख चित्र, ऑप्शन नंबर 1 टिक कर दीजिएगा, आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 12, 25, 15, 18, 17, 20 एक्सेट्रा नंबर दिए गए हैं। तथ्यों का विस्तार है, ठीक है। किसका विस्तार है, ऑप्शन ए 10, 15, ठीक है, 18 या फिर 26, इन सब में से क्या होगा। तो विस्तार निकालते कैसे हम लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है वो है 32, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या जो है वो है 6। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या हो गई आपका 32 और छोटी संख्या हो गई आपका 6। 32 में से 6 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 26। यहाँ पर 26 ऑप्शन है,
यस, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिए। ठीक है, बृहद संख्या में से न्यूनतम संख्या को घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही उसका विस्तार होगा, जो कि 26 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 से 5 तक, 6 से 10 तक श्रेणी की लंबाई कितना है। तो हम लोग इससे पहले सवाल में स्पष्ट जानते हैं कि श्रेणी की लंबाई निकालने क्या करते हैं कि जो बड़ा होता है उसको छोटे से घटा देते हैं। यानी यहाँ पर 1:5 दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 में से जो है 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। एक और देखिए, ऐसे 6, यहाँ है 6 और यहाँ है 10, 10 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। यानी आंसर क्या होगा, 4 आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेणी की लंबाई क्या हुई, 4। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग स्पष्ट रूप से इतने आसान सवालों को तो बना ही पाएंगे। 4 नंबर सवाल देखिए क्या है, एक आवृत्ति विभाजन तालिका के श्रेणी के मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है, 15, 20, 25, 30। जिस श्रेणी का मध्याम बिंदु 20 है वह क्या है, तो वह इसको पता करना होगा। यहाँ पर आप पढ़ते ही पता करेंगे कि देखो जो संख्याएं दी गई है उसमें डिफरेंसेस कितना का है। तो 15 से 20 चला तो कितना हुआ, 5 का डिफरेंस है। 20 से 25 5 का डिफरेंस है। 25 से 30 5 का डिफरेंस है। यानी पता चल रहा है हम लोगों को कि 5 के डिफरेंसेस में संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन में भी हम लोग मिलाएंगे कौन सी संख्या जो है वो 5 के डिफरेंसेस में बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 12.5 से 17.5। क्या यह 5 का डिफरेंस है, नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिए, 17.5 से 22.5, तो 17.22। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो ये 22 आराम से हो जाएगा, 5 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान, कोई ज़्यादा चाप लेने का दरकार था ही नहीं। अगला क्वेश्चन एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बोला गया है किसी आवृत्ति वजन तालिका के एक श्रेणी का मध्य बिंदु 10 है। क्या बोला है, किसी आवृत्ति तालिका विभाजन की एक श्रेणी का मध्य बिंदु जो है वो 10 है और प्रत्येक श्रेणी की लंबाई जो है 6 है। तो श्रेणी का न्यूनतम सीमा कितना होगा। तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला हम लोगों की, तालिका में जो है मध्य बिंदु 10 है। तो 10 मध्य बिंदु खाने का मतलब क्या है, माना जो हम लोगों का जो संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेंगे बृहत्तम सीमा जो होगा, मान लो बड़ा संख्या जो है वो x है और न्यूनतम सीमा क्या करेगा, y है। तो बड़ा मान लीजिए, बड़ा जो है वो x है और छोटा जो है वो y मान लेते हैं। ठीक है, तो बड़े को x और छोटे को हम लोग y मान लिए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्या है, मध्यम बिंदु जो है 10 है। यानी क्या इससे क्या समझ में आ रहा है कि x प्लस y जो होगा बाई 2, इसका मतलब होगा 10। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो x प्लस y का मतलब हुआ 20। ये हम लोग का पहला जो बोल रहा है कि आपका किसी आवृत्ति के तालिका का श्रेणी मध्य बिंदु क्या है, 10 है। इसका मतलब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक श्रेणी की लंबाई जो है 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x माइनस वाई होगा, ठीक है, x माइनस वाई जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब आपस में घटा देंगे तो घटाने पर क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि साइन चेंज हो जाता है। तो x जो है वो प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, और ये y जो है माइनस में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो x प्लस में x से x क्या कट गया, और ये देखिए प्लस 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 होता है, यानी यहाँ पर होगा 2y और यहाँ माइनस हो गया, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 14। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 7 14, यानी y बराबर कितना हुआ, 7। तो y क्या था, न्यूनतम था, तो y को न्यूनतम माने थे, तो यहाँ पे क्या है, न्यूनतम सीमा क्या होगा, 7। आंसर 7 जो होगा वो सही उत्तर हो। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सारे MCQs को जो है सॉल्व कर लिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को MCQ भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग SQ के ऊपर ध्यान देते हैं। कुल मिलाकर जो है 5 क्वेश्चन है, उसको कैसे बनाया जाएगा आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का 11.1 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 1 नंबर सवाल जो है हम लोग को बोल रहा है, और एक और विच्छिन्न आवृत्ति विभाजन तालिका के एक श्रेणी का मध्य बिंदु जो है M है, और यदि उच्च श्रेणी सीमांत U हो तो निम्न श्रेणी के सीमांतर क्या होगा, गणना करें। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मध्यम बिंदु क्या दिया गया है। सवाल नंबर जो है 1 नंबर सवाल लिखेंगे हम लोग, मध्यम बिंदु। मध्यम बिंदु जो है वो हम लोगों का M दिया गया है। ठीक है, और जो है उच्च श्रेणी सीमांत दे दिया गया है, उच्च श्रेणी सीमांत, ये जो है ये आपका U दे दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो निम्न श्रेणी सीमांत होगा
कैसे निकालते हैं निम्न श्रेणी सीमांत? इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू मध्य बिंदु माइनस उच्च श्रेणी। ठीक है, तो मध्य बिंदु माइनस उच्च श्रेणी। ठीक है, तो मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? 2 का 2 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, मध्य बिंदु कितना m है, और इसके बाद u क्या होगा? माइनस होगा। तो इसके बाद इसको गुना कर देंगे 2 के साथ, m का क्या हो जाएगा? 2m और माइनस u। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल। मध्य बिंदु दे दिया गया है, उच्च सीमांत दे दिया गया है, निम्न श्रेणी सीमांत बोला है 2 इंटू मध्य बिंदु माइनस उच्च बिंदु, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लगा मध्य बिंदु m होता है, माइनस का चिन्ह, उच्च श्रेणी u है, तो 2 का m के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ 2m माइनस m u। तो ये जो होगा आपका आंसर होगा और ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल जो है उसमें बोल रहा है किसी एक अविच्छिन्न आवृत्ति वजन तालिका की एक श्रेणी का मध्य बिंदु 42 और श्रेणी की लंबाई जो है 10 हो, तो श्रेणी का बृहत्तम सीमा और न्यूनतम सीमा का जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को मध्य बिंदु दे दिया गया है और उसकी लंबाई दे दी गई है। ठीक है, और हम लोग को बृहत्तम सीमा और न्यूनतम सीमा खोजकर बताने को दिया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए सिखाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सवाल में देखा, सवाल में स्पष्ट बोला है किसी एक अविच्छिन्न आवृत्ति विभाजन तालिका के एक श्रेणी का मध्य बिंदु क्या है? 42 है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे बृहत्तम सीमा और न्यूनतम सीमा बोला है ना निकालने के लिए, तो हम लोग मान लेंगे 2 नंबर सवाल है, माना बृहत्तम सीमा x और न्यूनतम सीमा y है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा? प्रथम शर्त के अनुसार क्या? प्रथम शर्त क्या बोला यहाँ पर? देखिए कि जो विभाजन तालिका उसकी एक मैंने श्रेणी का मध्य बिंदु जो है वो 42 है। तो मध्य श्रेणी निकलता कैसे है? तो जो बृहत्तम सीमा और न्यूनतम सीमा जो होता है वो जुड़ता है और डिवाइड बाय 2 होता है, उसके बराबर होता है क्या? आपका मध्य बिंदु। तो यही होगा x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 42। इसको हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 2 को इससे गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और दूसरा जो समीकरण क्या बोल रहा है? इसकी लंबाई जो है वो 10 लंबाई जो है 10 है। ठीक है, तो दूसरा शर्त क्या हो जाएगा? ये सवाल हम लोग अभी पीछे बनाए थे, तो दूसरा जो है दूसरा शर्त क्या है कि x माइनस वाई, लंबाई तो ऐसे निकालते हैं ना, बराबर 10। अब समीकरण, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। 2 शर्त थे, 2 समीकरण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1 और 2 समीकरण का आपस में जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर क्या होगा? समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 84 और समीकरण 2 क्या था? x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, ये आपको याद होगा कि समीकरण जब जोड़ा जाता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर जो प्लस वाई है और माइनस वाई कट जाएगा, x और x हो जाएगा आपका 2x बराबर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 84 और 10 हो जाएगा आपका 94। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 94 को तो कितना बार में कटेगा? तो इसको काटेंगे 2 एकम 2, इधर कट जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 सते 14, 47। इसलिए x बराबर कितना आ गया? 47। तो x किसको माने थे हम लोग? x माने थे बृहत्तम सीमा को। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया हम लोग का। अब न्यूनतम सीमा निकालना है, तो न्यूनतम सीमा निकालने के लिए क्या करेंगे? किसी भी एक समीकरण में x का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो
समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख देंगे। अब समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 84 है ना था। तो x का मान क्या होगा? 47 प्लस वाई बराबर 84। तो x का y का वैल्यू निकालना है हमको, तो y को इधर रखेंगे और 84 और ये 47 जो इधर है इसको कहाँ भेज देंगे? इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -47। अब 84 में से जब 47 को आप घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 37। ठीक है, इसलिए y बराबर 37। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इसलिए बृहत्तम सीमा बराबर और न्यूनतम सीमा बराबर और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, हाँ, ताकि आप लोग आराम से इस सवाल को बना पाओ। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल हम लोगों को क्या बोल रहा है कि श्रेणी सीमा दिया गया है, आवृत्ति दे दिया गया है, लिखा है उपर्युक्त आवृत्ति विभाजन तालिका के पहले श्रेणी का आवृत्ति घनत्व क्या होगा, आपको लिखना है। अब इसमें पहले जो आवृत्ति घनत्व कैसे निकाला जाता है वो हम आपको सिखाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से इस सवाल को सीखिएगा। ठीक है, आवृत्ति घनत्व कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल में श्रेणी सीमा दे दी गई है। ठीक है, तो स्पष्ट बोला है आपको पहले श्रेणी की, तो हम लोगों को बाकी श्रेणियों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमको पहले श्रेणी से लेना देना है। तो पहले श्रेणी में जो है, पहली श्रेणी है क्या, तो हम लोग देख पहली श्रेणी क्या है? 70 से 74 है। तो लिख देंगे पहली श्रेणी, पहली श्रेणी क्या है? 70 से 74। ठीक है, 70 से 74 में जो पहली श्रेणी है, इसके बाद क्या है? तो इसकी लंबाई कितनी हुई? तो श्रेणी की लंबाई लिख देंगे, श्रेणी की लंबाई। श्रेणी की लंबाई कैसे कहता है? बड़े से छोटे को क्या करते हैं? घटा देते हैं, यानी 74 में से 70 को हम घटा देंगे, कितना आएगा? 4। ठीक है, श्रेणी की लंबाई कितनी हो गई? 4। ठीक है, और पहली श्रेणी की आवृत्ति, आवृत्ति दे दिया गया है स्पष्ट यहाँ पर 3, तो हम लिखेंगे पहली श्रेणी की आवृत्ति ये हम लोग को दे दिया गया है कॉपी किताब में पहले से 3। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब हम लोग क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है घनत्व। ठीक है ना, आवृत्ति का घनत्व। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आवृत्ति घनत्व, इसलिए घनत्व बराबर। ठीक है, तो आवृत्ति जो घनत्व होता है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो श्रेणी की आवृत्ति, यानी जो भी आवृत्ति आपकी है उस श्रेणी की आवृत्ति को लिखते हैं और उसके बाद श्रेणी की लंबाई को लिखते हैं। ठीक है, तो श्रेणी की आवृत्ति होगा क्या? श्रेणी की आवृत्ति, ये मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह फॉर्मूला है, श्रेणी की आवृत्ति और श्रेणी की लंबाई। देखिए लंबाई, तो यहाँ देखिए श्रेणी की आवृत्ति आप लोग देख रहे हैं कितना लिखा है? 3, तो ऊपर लिखेंगे 3, और श्रेणी की लंबाई कितना निकाले? 4, तो नीचे लिखेंगे 4। ठीक है, तो नीचे 4 ऊपर 3। अब इसको क्या करेंगे? हम लोग भागा दे देंगे। तो यहीं पर मैं भागा देता हूँ, आप लोग साइड में दे दीजिएगा। 3 लिखेंगे, तो 4 में से 3 तो जाएगा नहीं, 0.0 देंगे, 0 बैठेगा। ठीक है, तो 4 सत्ते 28, तो 28 होगा। यहाँ पर आपका आया कितना? 30 में 2 बचा, 0.0 अपने आप बैठेगा, 4 पच्चे 20 कट गया। तो आंसर कितना आ रहा है? 0.75। ये जो होगा यही आपका आवृत्ति घनत्व होगा और यही हमारा आंसर भी होगा। मुझे आशा है कि ये सवाल भी आप लोग स्पष्ट रूप से सीख गए होंगे। चलिए हम लोग आगे के सवाल को बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, अब जो है हमारा दूसरा सवाल, ठीक है, उसी के नीचे डी नंबर सवाल दिया गया है कि
सी के अंतिम, माने ये जो सी आपको क्वेश्चन देगा, इसका अंतिम श्रेणी का अपेक्षाकृत आवृत्ति क्या है, अब सॉरी अपेक्षित आवृत्ति क्या है लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले बृहत्तम से ये जो सवाल दिया गया था, इसमें क्या बोला था, आवृत्ति घनत्व तो निकालने के लिए, ठीक है। और ये जो दूसरा सवाल दिया गया, इसमें बोला कि यही डाटा यही रहेगा, और डाटा ये रख कर जो है अंतिम श्रेणी की अपेक्षाकृत आवृत्ति क्या होगी वो आपको निकाल के बताना है। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं। कुछ ज़्यादा हड़बड़ी का नहीं है, एकदम सेम सवाल है, थोड़ा सा खाली चेंज होगा, ठीक है। इसमें जब अंतिम निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो श्रेणी क्या है, तो जो श्रेणी है उसमें हम लोग लिख देंगे यहाँ पर अंतिम श्रेणी लिखेंगे, वो जो डी जो है डी नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिखेंगे अंतिम श्रेणी, अंतिम श्रेणी जो दिया गया वो कितना है 85 से आपका 89, ठीक है। अब आवृत्ति कितना दिया गया है वो हम लोग लिख देंगे, आवृत्ति कितना है, तो जो आवृत्ति दिया गया है वो है आपका 8, हम लोग आवृत्ति लिख दिए। इसके बाद जितने भी आपका आवृत्ति दिया गया था बुक में, ठीक है ना, उन सबको हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। तो कुल आवृत्ति यहाँ पर जैसे 3, 4, 5 और 8 है ना, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद लिखेंगे, तो लिखेंगे कुल आवृत्ति, कुल आवृत्तियों का योग, ठीक है। अंत में निकाला जाता है तो यही होता है, ठीक है। तो पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 8। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4, 3, 7, 7, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 8, 20, टोटल हो गया 20, ठीक है। आवृत्तियों का योग कितना होगा 20। अब यहाँ पर कि अपेक्षित आवृत्ति निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए अपेक्षित आवृत्ति बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है, श्रेणी की आवृत्ति, श्रेणी की आवृत्ति बटा आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का योग। तो इसमें देखिए श्रेणी की आवृत्ति, श्रेणी की आवृत्ति हम लोग लिखे है कितना है, जो ये श्रेणी है अंतिम श्रेणी, इसकी आवृत्ति कितना 8 है, तो 8 लिख देंगे ऊपर, आवृत्तियों का कितना 20 लिख देंगे नीचे। अब इसको हम लोग भागा दे देंगे, नहीं जाएगा 0 देंगे, वो 0 बैठेगा, ठीक है। तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, ये 80 कट गया, यहाँ पे क्या होगा 0.4 जो होगा ये आपका अपेक्षित आवृत्ति होगा, और ये हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। और इस प्रकार जो है हम लोगों ने डी नंबर सवाल को भी सॉल्व कर लिया। मुझे आशा है कि ये सवाल भी आप लोगों को भली भांति स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर का देखिए अंतिम सवाल दिया गया है, निम्न उदाहरणों में कौन गुण लक्षण और कौन चल है माने निर्देश करें। मतलब आपको बताना है कि इसमें कौन गुण लक्षण है और कौन चल है, ठीक है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले दिया है परिवार की जनसंख्या, तो 1 नंबर लिखेंगे परिवार की जनसंख्या, ये जो है ये चल है। इसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, दैनिक तापक्रम, दैनिक तापक्रम। हालांकि ये एग्जाम में आपका नहीं पूछता है, ठीक है, ये भी चल है। इसके बाद है शिक्षागत मान, ये जो होगा गुण लक्षण होगा। ठीक है। इसके बाद क्या, मासिक आय, मासिक आय जो होगा ये भी चल होगा, ठीक है। और लास्ट है आपका जो पूछा गया है माध्यमिक परीक्षा के प्राप्त ग्रेड,
हमें प्राप्त ग्रेड ये जो होगा ये गुण लक्षण होगा। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर ई था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार होगा, आप लोग लिख लीजिए। हालांकि ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, फिर भी आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है बच्चों देखो हम लोगों ने 11.1 के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया। मुझे आशा है कि आप लोग स्पष्ट रूप से इन सभी सवालों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और ध्यानपूर्वक जो है बनाने की चेष्टा करेंगे। हम सब मिलकर वेस्ट बंगाल के एजुकेशन सिस्टम को और आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करके अपने पश्चिम बंगाल तथा अपने माता पिता के नाम को रोशन करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।